आगे बढ़े, ये सब इस पीढ़ी पर ज्यादा निर्भर करता है। और इसलिए भी इस दशक के लिए मैं आपको अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। सरकार में बहुत लंबे समय से मैं बंधा हुआ हूं। बहुत लंबे अरसे तक मुख्यमंत्री रहा, फिर से आप लोगों ने ये काम दे दिया। और इसके कारण कई कार्यक्रमों में जाना होता है, अनेक विविध प्रकार की प्रवृत्तियों से जुड़ने का अवसर मिलता है। हर प्रसंग का एक अपना अनुभव होता है, कुछ जानने को मिलता है, कुछ सीखने को मिलता है। हर एक का अपना अपना महात्म्य होता है। लेकिन अगर कोई मुझे कहे कि सारे इतने कार्यक्रमों के बीच वो कौन सा कार्यक्रम है जो आपको सबसे ज्यादा दिल को छूने वाला है, अपने दिल के करीब है, तो मैं कहूंगा क्या? कौन सा? बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने। मुझे बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि और मैं जब इसकी तैयारी होती है, जब आप लोग कुछ लिख करके भेजते हैं, और मैं देख रहा हूं कि देश के हजारों स्कूल, शायद देश का कोई तहसील ऐसा नहीं होता होगा जो इससे जुड़ता ना हो, तो मुझे भी देश के अलग अलग कोने में युवा मन क्या सोचता है, युवा मन क्या चाहता है, युवा मन क्या कर सकता है, ये मैं भली भांति फील कर सकता हूं। मैं अंदाज कर, अच्छा इतना बढ़िया बता रहे हैं बच्चे, मन को एक आनंद आता है। उसी प्रकार से जब मैं नौजवानों के साथ हैकेथॉन के कार्यक्रम में जाता हूं, भारत का उज्जवल भविष्य कितनी नई इमेजिनेशन के साथ आगे बढ़ सकता है, ये उसमें अनुभव आता है। तो ऐसे कई कार्यक्रम जहां पर नौजवानों से मिलने का मौका मिलता है, युवा पीढ़ी से बात करने का अवसर मिलता है, तो मेरे लिए भी एक शिक्षा का अवसर होता है। और इसलिए मैं अब ये सीख है कि मैं परीक्षा पे चर्चा न करता तो प्रधानमंत्री की कुर्सी को कोई तकलीफ होने वाली नहीं थी। अगर मैं न करता तो कोई अखबार में एडिटोरियल भी नहीं छपने वाला था कि देश का प्रधानमंत्री क्या करता है, ये करता तो है नहीं। मैंने खुद ने खोज करके अपने जिम्मे लिया है, क्योंकि जैसे आपके माता पिता जब आप 9वीं कक्षा से निकलने की तैयारी में हो, उनके दिमाग में 10वीं 11वीं 12वीं भर जाती है। कुछ भी करोगे, पता नहीं अब 10वीं में आ गया, समझ नहीं आता है, 12वीं है, कौन समझाएगा तुझे? ऐसा कहते कि नहीं कहते? दिन में 100 बार डायलॉग सुनते हो ना। तो मुझे लगा कि आपके माता पिता का भी बोझ मुझे थोड़ा हल्का करना चाहिए। तो जो काम वो करते हैं, मैं ही सामूहिक रूप से कर लूं, क्योंकि मैं भी तो आपके परिवार का सदस्य हूं। और दूसरा, हमारे यहां गुजराती में एक कहावत है, पार की मां कान विंधे, यानी किसी को कान में जब नहीं वो छेद करते हैं, मुझे भी है, मैं बचपन में पहनता था।
लेकिन हम वो नीम की वो पत्ती रहती थी, उसका एक छोटा सा लगा देते थे। वो लकड़ी होती थी, अंदर मां डाल देती थी। लेकिन घर में जो कहा जाता है, मम्मी पापा रोज कहते हैं, यही सुनाते हैं। लेकिन कोई बाहर का कहता है तो कभी कभी वो रजिस्टर ठीक से हो जाता है। हो सकता है कि जो बात आपके माँ बाप करते हैं, आपके गार्डियन, आपके पिता, आपके टीचर करते हैं, वही काम मैं करता हूं, अलग तरीके से करता हूं और अपनेपन से करता हूं। आपका दोस्त बन करके, आपका साथी बन करके, एक मददगार के रूप में मैं करता हूं। इसलिए मुझे भी संतोष मिलता है और आपको भी मैं बोझ नहीं लगता हूं। नहीं लगता हूं ना? है यार, ये प्रधानमंत्री क्या कहेंगे, फिर घर जाएंगे तो यही करना पड़ेगा, ऐसा तो नहीं है ना? तो आज हम बातचीत शुरू करते हैं और आजकल की फैशन है भाई, हैशटैग विदाउट फिल्टर। तो हमारे बीच भी हैशटैग विदाउट फिल्टर। जैसे आप अपने दोस्तों से बात करते हैं वैसे ही करेंगे। कोई बोझ नहीं, हल्की फुल्की बातें। गलती भी हो सकती है, मेरी भी हो सकती है, और मेरी होगी तो टीवी वालों को भी मजा आएगा। मैं ज्यादा तो उनको खुश नहीं कर सकता हूं, लेकिन अगर उनको इससे भी खुशी मिलती है तो मुझे और खुशी होती है। खैर दोस्तों, हल्के फुल्के इस माहौल में अपन बातचीत शुरू करते हैं। पहला सवाल किसका है? माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके उत्साहपूर्ण प्रेरक उद्बोधन से सभागार में उत्सव का माहौल बन गया है। इस सभागार में उपस्थित हजारों छात्र छात्राओं के अलावा विश्व भर के 25 देशों से 30 करोड़ से अधिक छात्र, शिक्षक एवं अभिभावक इससे लाभान्वित हो रहे हैं। मान्यवर, आपके आशीर्वाद एवं अनुमति से अब हम सभी विद्यार्थियों, शिक्षकों एवं अभिभावकों के लिए संयुक्त लाभदायक प्रश्नों की श्रृंखला का आरंभ करना चाहते हैं। आइए अब प्रधानमंत्री जी के अनुमति से बढ़ते हैं परीक्षा पे चर्चा 2020 की विशिष्ट आकर्षण की ओर। मान्यवर, देश की आन बान शान की भूमि राजस्थान के पीडीएस सेकेंडरी स्कूल की कक्षा 10वीं की छात्रा यशश्री यहाँ उपस्थित है और आपसे मार्गदर्शन चाहती है। अपना प्रश्न पूछिए यशश्री। Good morning, sir. I, Ashri, from Swami Vivekanand Government Model School, Rajasthan. My classmates and I are appearing for board exams this year. तो इसके बारे में हमारा बहुत बार मूड ऑफ हो जाता है. So, sir, please motivate us and give some suggestions to face the exams without any stress and nervousness. Thank you. धन्यवाद यशश्री। माननीय प्रधानमंत्री जी, यशश्री यह जानना चाहती है कि बोर्ड की परीक्षाओं के विचार उनका मूड ऑफ कर देता है। वह कैसे अपने आप को परिश्रम करने के लिए प्रेरित करे? मैं सोच रहा था नौजवानों का तो मूड ऑफ होना ही नहीं चाहिए। लेकिन क्या कभी हमने सोचा है कि मूड ऑफ क्यों होता है? अपने खुद के कारण से कि बाहर की परिस्थिति से? ज्यादातर आपने देखा होगा कि अधिकतम केस में दिमाग खराब होता है, मूड ऑफ हो जाता है, काम करने का मन नहीं करता है, उसमें बाहर की परिस्थितियां ज्यादा जिम्मेवार होती हैं। जैसे
माँ ने, आपने माँ को कहा कि माँ मैं पढ़ रहा हूं, 6 बजे मुझे कुछ चाय वगैरह मिल जाए देखना। फिर आप पढ़ रहे हैं बड़ी मस्ती से, लेकिन बीच बीच में घड़ी देखते हैं, 6 बजे कि नहीं बजे। तो गड़बड़ वहीं से शुरू होती है। और फिर मां को आने में देर हो गई। वो 15 मिनट अंदर से तूफान खड़ा हो जाता है। मां समझती क्या है, उसको समझ नहीं है, मेरी 10वीं की एग्जाम है, मुझे पढ़ना है, मैंने 6 बजे चाय के लिए बोला था। मूड पक्का यही होता है ना। अब सोचने का तरीका दूसरा, ये सब हुआ, लेकिन अगर आपने ये सोचा, अरे मां इतनी मेहनत करती है, मेरी इतनी चिंता करती है, जरूर कुछ हुआ होगा कि मां 6 बजे चाय नहीं ले पाई, तकलीफ में होगी। मैं जरा देखूं मां को कुछ हुआ तो नहीं है। मुझे बताइए, मूड ऑफ होगा कि मूड चार्ज हो जाएगा? क्यों? क्योंकि आपने अपनी अपेक्षा को इतना अपने साथ नहीं जोड़ दिया कि जिसके कारण वो अपेक्षा पूरी न होते ही एकदम से मूड डाउन हो जाता है। अगर हम आदत बना दें, आपने देखा होगा कि हम 5-6 दोस्तों ने कोई खेलने का कार्यक्रम बना दिया, खेलने के लिए जा रहे हैं, लेकिन एक साथी अभी आया नहीं, हम लोगों को जाना है, जल्दी जाना है। आपने देखा होगा कि उन 5 जो पहुंच गए हैं, उसमें 2 ऐसे होंगे जो छटपटाएंगे, यार आया नहीं, यार आया नहीं, देखो लेट हो गया, देखो लेट हो गया। उनका दिमाग उसमें। 3 ऐसे होंगे, अरे यार छोड़, आएगा। अपना मन का कैसा हम मैनेजमेंट करते हैं, ये मूड का साथ। जहां तक मोटिवेशन एंड डिमोटिवेशन का सवाल है, जीवन में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसको इन चीजों से गुजरना न पड़ता हो। हर किसी को इस दौर से गुजरना ही पड़ता है, बार बार गुजरना पड़ता है। कभी कुछ करने के लिए बहुत मोटिवेटेड होते हैं, कभी एकदम से असफलता मिली तो डिमोटिवेट हो जाते हैं। अब आप देखिए, चंद्रयान, आप सब रात को जाग रहे थे, हैं? चंद्रयान को भेजने में आपका कोई कंट्रीब्यूशन था क्या? नहीं था। लेकिन आप ऐसा ही मन लगा के बैठे जैसे आपने ही किया है, किया ऐसा होता तक नहीं होता। और जब नहीं हुआ तो आप सबके सब साइंटिस्ट पूरा हिंदुस्तान एक प्रकार से डिमोटिवेट हो गया, नहीं हो गया था। आप सब रात को जाग रहे थे। कभी कभी विफलता हमको ऐसा कर देती। उस दिन मैं भी वहां मौजूद था। कुछ लोगों ने मुझे, मैं आज सीक्रेट बताता हूं, कुछ लोगों ने मुझे बताया था कि मोदी जी आपको वहां इस कार्यक्रम में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इसमें कोई श्योरिटी नहीं है, आप जाएंगे और फेल हो गया तो क्या करोगे। मैंने कहा इसीलिए मुझे जाना चाहिए। और जब लास्ट कुछ मिनट्स थे, मैं देख रहा था साइंटिस्टों के चेहरे पर बदलाव दिख रहा है, तनाव दिख रहा है, एक दूसरे की तरफ ऐसे ऐसे देख रहे हैं। तो मैं समझा कुछ अनहोनी, हम साइंटिस्ट तो है नहीं तो पूरा समझ तो आता नहीं था, लेकिन उनके चेहरे से लग रहा कुछ अनहोनी हो रही है। फिर थोड़ी देर में आकर के उन्होंने मुझे बताया। मैंने कहा ठीक है, आप ट्राई कर रहे हैं, करिए। मैं बैठा हूं।
फिर एक 10 मिनट के बाद उन्होंने बताया साहब नहीं हो रहा है। तो फिर मैं कुछ साइंटिस्टों के साथ वहां बैठा, कुछ बातें की, अंदर भी जाकर के थोड़ा चक्कर लगाया, चिंता मत कीजिए ऐसा करके फिर मैं रात को करीब 3 बज गए थे, मैं अपने होटल पे गया। लेकिन मैं चैन से बैठ नहीं पाया, सोने का मन नहीं करता था। हमारी जो पीएमओ की टीम है वो अपने कमरे में चली गई थी। आधा पौना घंटा ऐसे ही बिताया, मैं चक्कर काट रहा था। तो मैंने कहा ऐसा करो यार, सबको बुलाओ। तो फिर जो बेचारे सो गए थे उनको बुलाया। मैंने कहा देखिए सुबह हमको जाना है, लेकिन हम कार्यक्रम बदल कर देंगे। सुबह हम जल्दी नहीं जाएंगे, देर से जाएंगे। और इन साइंटिस्टों को रात के 3 बज गए हैं, लेकिन क्या सुबह 7, साढ़े 7, 8 बजे इकट्ठे हो सकते हैं क्या? मैं मिलना चाहता हूं। मैं जा सकता था, सुबह उठ करके चला जाता, और जिस देश में कोई नोटिस भी नहीं करता, कोई जरूरत भी नहीं थी। मैं खुद को समझा नहीं पा रहा, और इसलिए मैं सुबह उन साइंटिस्टों को फिर से इकट्ठा किया, मेरे भाव मैंने व्यक्त किए, उनके परिश्रम को जितनी सराहना की जा सकती है की, देश के सपनों की बातें की। एक पूरा माहौल बदल गया, और वहां बदला ऐसा नहीं, पूरे हिंदुस्तान का बदल गया। जिस घटना ने और बाद में क्या हुआ सब आपने टीवी पे देखा है, मैं कहना नहीं चाहता हूं। कहने का मतलब यह है कि हम विफलताओं में भी सफलता की शिक्षा पा सकते हैं। हर प्रयास में हम उत्साह भर सकते हैं, और किसी चीज में आप विफल गए, इसका मतलब यह है कि अब आप सफलता की ओर चल पड़े। अगर वहीं रुक गए, फिर तो कितने ही ट्रैक्टर लगा दे आपको खींचने के लिए, नहीं निकल सकते। ये खुद तय करो तो आप निकल सकते हो। और इसलिए मोटिवेशन, डिमोटिवेशन, आपको मालूम होगा 2001 में शायद कोलकाता में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेट मैच था। तब आप लोग तो, आप में से कुछ लोग होंगे जिनका जन्म भी नहीं हुआ होगा। और ऐसी स्थिति हो गई, भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया के साथ खेल रही है, अभी ऑस्ट्रेलिया की टीम यहां पर है। तो 2001 में ऑस्ट्रेलिया और भारत का कोलकाता में मैच था। फॉलो ऑन होना पड़ा, बुरे हाल थे। दोबारा खेलने आए तो फटाफट विकेट जाने लगी। सारा माहौल डिमोटिवेशन का था। ऑडियंस भी नाराजगी अपनी व्यक्त करती ही रहती है, भूल जाती है कि मेरे अपने खेल रहे हैं, जरा उत्साह बढ़ाओ। लेकिन तब क्या आउट हो गए, देखो क्या है, ऐसा होता है। लेकिन आपको याद होगा राहुल द्रविड़ और वीवीएस लक्ष्मण, इन दोनों ने उस पिच पर जो कमाल किया, ऐसे धीरे 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 तक शाम तक खेल को खींचते चले गए, सारी परिस्थिति को उलट कर दिया। इतना ही नहीं, वो जीत करके आ गए मैच को। माहौल पूरा डिमोटिवेशन का था, लेकिन एक संकल्प, कैसे हार सकते, जुट जाएंगे, जूझेंगे, बॉल एक एक बॉल के साथ खेल ताकत दिखाएंगे, परिणाम दिया। तो 2002 में भी आपने देखा होगा, भारत की टीम वेस्ट इंडीज खेलने गई थी। तो उस समय हमारे एक अच्छे बॉलर अनिल कुंबले,
उनको एक बाउंसर से चोट आई और पूरा जड़बा टूट गया, काफी पट्टियां बांध करके, और उसका पेन आप समझ सकते हैं, यहाँ जब चोट लगती है तो दांत पे थोड़ा सा भी दर्द होता है, कितना होता है। अब स्थिति ये थी कि अनिल बॉलिंग कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, लेकिन उन्होंने दर्द की परवाह नहीं की, रोते नहीं बैठे। अगर वो न भी खेलते तो देश उनको दोष नहीं देता, लेकिन उन्होंने तय किया नहीं, मेरा जिम्मा है, ठीक है दर्द होता है तो होता है, जितनी पट्टियां लगा सकते हैं लगाएं, मैदान में उतरे। और आपको पता होगा कि उस समय 12 लारा की विकेट लेना यानी बड़ा अचीवमेंट माना जाता था, और ब्राउन लारा की विकेट लेकर के उन्होंने मैच का पूरा चित्र पलट दिया। यानी एक व्यक्ति का संकल्प औरों को भी मोटिवेशन का कितना बड़ा कारण बन जाता है। ऐसी अनेक घटनाएं आपके सामने होगी जिसको देख करके आप तय कर सकते हैं कि मैं इमोशंस को मैनेज करने का मेरा तरीका, उस पर देखने का मेरा कैसी तरीका है, उस पर निर्भर करता है। अगर इसको हमने कर लिया तो मूड ऑफ होगा, लेकिन फिर भी आप पल दो पल में उसको मैनेज भी कर लेंगे, और फिर आप उसी स्वस्थ मन से अपनी बात को आगे बढ़ा सकेंगे। धन्यवाद आपको। लक्ष्य प्राप्ति में आने वाली सभी बाधाओं का निराकरण आपके वचनों से हो गया माननीय। अब मूड एकदम फ्रेश हो गया सर, धन्यवाद। माननीय प्रधानमंत्री जी की साधना स्थली केदारनाथ के राज्य उत्तराखंड से कक्षा 10वीं के मयंक नेगी ब्लूमिंग वेल पब्लिक स्कूल श्रीमान से मार्गदर्शन चाहते हैं। मे वी हैव द क्वेश्चन प्लीज। माननीय प्रधानमंत्री महोदय, सुप्रभात। मैं मयंक नेगी ब्लूमिंग वेल पब्लिक स्कूल कोटद्वार उत्तराखंड से कक्षा 10 का छात्र हूँ। सफल लोग जैसे बिल गेट्स, थॉमस एडिसन और मार्क जुकरबर्ग अपने प्रारंभिक जीवन में असफल साबित हुए हैं, अतः परीक्षा में प्राप्त किए गए अंकों द्वारा ही किसी की पहचान नहीं की जा सकती है। माननीय महोदय, मेरा प्रश्न यह है कि परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने हेतु हम अपना कितना ध्यान केंद्रित करें? धन्यवाद। धन्यवाद मयंक। माननीय प्रधानमंत्री जी, मयंक यह जानना चाहते हैं कि जीवन में सफलता का मापदंड क्या केवल परीक्षा में प्राप्त मार्क्स है? आपकी ये चिंता सही है, और शायद हर विद्यार्थी को घर में और स्कूल में लगातार इसी का मुकाबला करना पड़ता होगा, क्योंकि जाने अनजाने में हम लोग उस दिशा में चल पड़े हैं हमारी शिक्षा को लेकर के, जिसमें सफलता विफलता का एक टर्निंग पॉइंट कुछ विशेष परीक्षाओं के मार्क्स बन गया है। और उसके कारण मन भी उस बात पर रहता है कि बाकी सब बाद में करूंगा, एक बार मार्क्स ले आऊं। माँ बाप भी यही एक एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं, अरे भाई पहले तुम 10वीं बढ़िया कर लो, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम्हारा रास्ता साफ हो जाएगा। फिर 11वीं में आएंगे तो फिर कहें भाई बात बराबर है, लेकिन 12वीं बहुत महत्व की है, जरा इस पर जोर लगा दो। फिर कहेंगे एंट्रेंस एग्जाम महत्व की, इस पर जोर लगा दो। उनका इरादा होता है कि बच्चे को जरा मोटिवेट करें, उत्साहित करें, लेकिन किसी जमाने में शायद यह सत्य होगा, आज दुनिया बहुत बदल चुकी है, संभावनाएं बहुत बढ़ गई है। सिर्फ परीक्षा के अंक ही जिंदगी नहीं है। उसी प्रकार से कोई एक एग्जामिनेशन ये पूरी जिंदगी नहीं है, वो एक पड़ाव है। सबसे पहले हमने हमारे पूरे जीवन का ये महत्वपूर्ण पड़ाव मानना चाहिए, लेकिन
यही सब कुछ है, ये कभी नहीं मानना चाहिए। जिस दिन माँ बाप को मैं खास प्रार्थना करूंगा कि आप बच्चों को ये नहीं तो बस कुछ नहीं, ये जो मूड बना देते हो, मेहरबानी करके ऐसा मत करो। ये हुआ अच्छी बात, ज्यादा अच्छा हो और अच्छी बात है, लेकिन कुछ न हुआ तो जैसे दुनिया लूट गई, ये सोच बिल्कुल ही आज के युग में उपयुक्त नहीं है। बहुत सारे स्कोप है, जीवन के किसी भी क्षेत्र में जा सकते हैं आप। आपने देखा होगा किसान, हो सकता है स्कूली शिक्षा बहुत कम हुई हो, लेकिन वो सीखता है, अनुभव करता है, टेक्नोलॉजी एडॉप्ट करता है, शिक्षा की अपने खेती की पद्धति बदलता है, आधुनिक करता है, जीवन को कितना बढ़िया बना देता है। और इसलिए मैं साफ कहूंगा कि परीक्षा का महत्व है, उसके बावजूद भी परीक्षा ही जिंदगी है, ये सोच से हमें बाहर आना चाहिए। जीवन में कई प्रवृत्तियां होती हैं, कई चीजें होती हैं, इसको लेकर के हम आगे बढ़ सकते हैं। धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके प्रेरक वचन हम सब के लिए प्रेरणा के सूत्र हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन comes from the heart of India, the state of Madhya Pradesh. Prajakta Atankar, a student of class 9 of Kendriya Vidyalaya, Ganganagar Garha, Jabalpur, joins us to ask her question. Could we have the question, please? My name is Prajakta Atankar from Kendriya Vidyalaya, Garha, Jabalpur, MP. My question to Honorable Prime Minister. The balance between co-curricular activities and study is very important, but these activities restrict the children. Is it so? मंत्री जी, इसी से मिलता जुलता एक और प्रश्न है। गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल नंबर 2 दिल्ली की कक्षा 9वीं की छात्रा रिया नेगी अपने मन में उठने वाले प्रश्न का समाधान चाहती हैं। रिया सभागार में बैठी हैं। रिया, कृपया अपना प्रश्न पूछें। माननीय प्रधानमंत्री, मैं रिया नेगी कक्षा 9वीं की छात्रा हूँ। मैं गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल नंबर 2 में पढ़ती हूँ। मैं दिल्ली से हूँ और मेरा प्रश्न आपसे यह है कि जो छात्र पढ़ाई में बहुत अच्छे नहीं होते हैं मगर अन्य क्षेत्रों जैसे खेल कूद, संगीत इत्यादि में अच्छे होते हैं, वह अब उनका भविष्य क्या होगा, इस पे अपनी राय दीजिए। धन्यवाद रिया। महोदय, एक और भी प्रश्न इसी से मिलता जुलता है। A resident of Hooghly, Kolkata, the land of great Saint Vivekanand and Nobel laureate Gurudev Rabindranath Tagore, Anamika Bhunia of Jawahar Navodaya Vidyalaya is here with us in the audience to ask her question. Anamika, कृपया अपना प्रश्न पूछिए। Honorable Prime Minister, sir, I am Anamika Bhunia, studying in class 11 science. I am from Jawahar Navodaya Vidyalaya, Hooghly, West Bengal. My question is, how can we make a balance between our extracurricular activities and academic activities? Sir, please give us some suggestions. Thank you. थैंक यू अनामिका। मान्यवर प्राजक्ता, रिया व अनामिका उत्सुक हैं यह जानने को कि पाठ्य सहगामी क्रियाओं व पढ़ाई के बीच सामंजस्य या बैलेंस कैसे स्थापित करें। अच्छा, आप लोगों से मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, जवाब देंगे? आप में से ऐसे कितने लोग हैं जो ये मानते हैं कि कोई भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी करता हूं या करती हूं तो मेरी पढ़ाई में नुकसान होता है? ऐसे मानने वाले कितने हैं? कोई नहीं है। अच्छा, जो मानते हैं मेरे लिए पढ़ाई का महत्व है लेकिन जिंदगी को आगे बढ़ाने के लिए अन्य एक्टिविटी भी बहुत जरूरी है, ऐसा मानने वाले कितने हैं? अच्छा, उसमें भी थोड़ा उत्साह कम है। अच्छा, तीसरा सवाल, जो ये मानते हैं हाँ एक्स्ट्रा एक्टिविटी होनी चाहिए और जो समय दे करके रेगुलरली करते भी हैं, ऐसे कौन कौन है? चलिए, ये स्थिति हमें बदलनी है।
देखिए, आखिरकार हम जो शिक्षा व्यवस्था से शिक्षा प्राप्त करते हैं, वो एक प्रकार से बहुत बड़ी दुनिया के दरवाजे खोलने का रास्ता होती है। उसी से दुनिया में हम प्रवेश करते हैं। जब बालक अल्फाबेट सीखता है, ए या क, उसका मतलब कि वो एक नई दुनिया में प्रवेश कर रहा है। पहले अल्फाबेट सीखेगा, उसके बाद दो दो अक्षरों का शब्द सीखेगा, फिर 3 अक्षर वाला शब्द सीखेगा, फिर दो दो शब्दों को सीखेगा। शुरू तो किया था क से, लेकिन करते 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 कहां पहुंच गया? क्योंकि वो एक एंट्रेंस पॉइंट था। हमारी पूरी शिक्षा जो है वो हमें कुछ करने, जानने के लिए एक अवसर देती है। उसी को आधार बना करके हमें आगे बढ़ना होता है। कोई अगर सारे गम पधनी सा ये बहुत परफेक्ट कर ले, यानी हिंदुस्तान के टॉप मोस्ट जो म्यूजिक की दुनिया के लोग हैं वो भी उसकी वाहवाही करें, वैसा ही सारे गम पधनी सा, लेकिन वो वहीं रुक जाए, तो वो संगीत की दुनिया में कुछ कर सकता है क्या? कर सकता है क्या? सारे गम पधनी सा संगीत की दुनिया में प्रवेश करने का एक एंट्रेंस पॉइंट है। उसको आत्मसात करने के बाद संगीत की सारी विधाओं में उसको जाने का अवसर मिलता है। लेकिन अगर वो ये कहे कि मैंने तो शिक्षा ले ली, सारे गम पधनी सा आ गया, अब मुझे संगीत आ गया, अब मुझे कुछ करना नहीं, तो होगा क्या? मतलब एक्चुअली जो हम सीखते हैं इसको डेली कसौटी पर कसना चाहिए, डेली। और टीचर जो क्वेश्चन आंसर करे उसकी कसौटी पे नहीं, जिंदगी की कसौटी पे कसना चाहिए। अगर मैंने क्लास में मुझे पढ़ाया गया कि भाई कम बोलने से फायदा होता है, तो फिर कभी कोशिश करनी चाहिए कि जब माँ बाप बहुत डांट रहे हैं, कुछ गलती करके आए हैं, तो ट्रायल करना चाहिए। वो जो कम बोलने वाला कहा था, यहां काम आएगा क्या? अगर आप कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटी नहीं करते हैं, आप एक बिल्कुल रोबोट की तरह जो सॉफ्टवेयर आपके अंदर डाला है उसी प्रकार से सुबह से शाम करते रहोगे, तो आप रोबोट बन के रह जाओगे। क्या हम चाहते हैं कि मेरा देश का नौजवान रोबोट बन जाए? नहीं। हमारा नौजवान ऊर्जा से भरा हुआ, सपनों को लेकर चलने वाला, साहस सामर्थ्य दिखाने वाला, ये अगर नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। और इसलिए हमने अन्य गतिविधियां, एक्टिविटी, उसमें उदासीन कभी नहीं रहना चाहिए। ये ठीक है, समय का मैनेजमेंट करना चाहिए, संतुलन करना चाहिए, लेकिन उस एक्टिविटी यानी बिल्कुल बेकार, सब बर्बाद हो जाएगा, ये नहीं होना चाहिए। एक समय था जब अवसर बहुत कम थे, तो लगता था भाई एक बार किताबों की दुनिया से आगे बढ़ जाऊं तो रास्ते खुल जाएंगे। आज ऐसा नहीं है, आज अवसर बहुत है। और इसके लिए अगर हम कोशिश करें, हम प्रयास करें, तो हम अवश्य परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। और इसलिए मैं चाहूंगा कि हमने जीवन में एक्स्ट्रा एक्टिविटी को लेकिन एक नई बुराई इन दिनों प्रवेश कर गई है। ये बुराई बहुत चिंताजनक है। क्या हुआ है? पेरेंट्स के लिए ये एक्स्ट्रा एक्टिविटी ये एक प्रकार से फैशन स्टेटमेंट हो गया।
जब माँ बाप अपने दोस्तों के बीच में बैठते हैं तो उनको ये कहने का मजा आता है, मेरा बेटा सुबह क्रिकेट कोचिंग में जाता है, फिर 10 बजे टेनिस में जाता है, फिर 11 बजे स्विमिंग के लिए जाता है, फिर 5 बजे आरंगेत्रम मणिपुरी डांस सीख रहा है। उनको बड़ा मजा आता है। क्यों? कभी कभी माँ बाप सोच लेते हैं कि जो ग्लैमर ड्रिवन एक्स्ट्रा एक्टिविटी है, सेलिब्रिटी के रूप में आपको अच्छा लगता है, ऐसी गतिविधि मेरे बच्चों से कराऊंगा। तब क्या होता है कि जैसे माँ बाप बच्चों पर एग्जाम को लेकर के दबाव डालते हैं, अब ये एक्स्ट्रा एक्टिविटी के लिए भी माँ बाप दबाव डालने लगे हैं। हो रहा है ना कईयों को? नहीं बोलेंगे? मैं आपकी मुश्किल जानता हूं, क्योंकि बोलेंगे और टीवी पे घर वाले देख लेंगे तो। लेकिन ये सही है। मां बाप का भी काम है कि बच्चे के एक तो स्थानीय व्यवस्था में अवसर कहां कहां है, उसमें से उसकी रुचि वाली चीजें कौन सी है, मां बाप ने उसके साथ बातें करते करते निकालना चाहिए, और जिसमें उसकी रुचि है उस एक्टिविटी में ले जाना चाहिए। लेकिन बहुत ही अच्छे तरीके से वेल स्ट्रक्चर्ड वे में भी एक्स्ट्रा एक्टिविटी को कहीं ना कहीं तो बांधना चाहिए। तब जाकर के आप अपने आप को इवेल्युएट कर सकते हो और जीवन में एक संतोष भी प्राप्त कर सकते हो। आपने देखा होगा कई लोग ऐसे होंगे 35-40 साल के बाद ये करना मुश्किल हो जाता है, तो उनके मन में बोझ रहता है, यार स्कूल के जीवन में ये भी नहीं किया, ये भी नहीं किया, ये भी नहीं किया, ये भी नहीं आता, वो भी नहीं आता। तो फिर उसके लिए वो जिंदगी बोझ बन जाती है। अगर आप स्कूली जीवन में विविधताओं भरे जीवन को कसने का आदत बनाते हैं तो आने वाले जीवन में ये बहुत उपयोगी होता है। जितना क्लासरूम में पाई हुई शिक्षा का महत्व बन जाता है, उतना ही 35-40 साल की उम्र के बाद ये अन्य चीजों से अपने आप को जो कसा हुआ है वो जीवन जीने के लिए बहुत काम आता है। और इसलिए एक को दूसरे का दुश्मन नहीं मानना चाहिए, एक दूसरे को नुकसान करना ऐसा मत मानना चाहिए। हमें एक्स्ट्रा एक्टिविटी करनी चाहिए। और दूसरा, 10वीं 12वीं के विद्यार्थियों को तो मैं जरूर कहूंगा कि आप कुछ न कुछ तो एक्स्ट्रा कीजिए, डेली 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, तो आपका माइंड थोड़ा फ्रेश हो जाएगा। आप उसी में लगे रहोगे, किताब ये बस